Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं अरुण कुमार सिंह विकलांग वानी से। आज हमारे साथ हैं कोऑपरेटिव कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक रवानी सर, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं। तो आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो विकलांग होते हुए भी आज इस पद पर कार्यरत हैं और हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उन्होंने विकलांगता के बावजूद इस मुकाम तक कैसे पहुँचे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार रवानी जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। मैं वर्ष 2008 से इस महाविद्यालय में हूँ और वाणिज्य विभाग में विद्यार्थियों को शिक्षण पठन पाठन का कार्य कर रहा हूँ। आपकी विकलांगता कब हुई और कैसे हुई? अरुण जी, जैसा कि मेरा जन्म 1981 में हुआ है और जन्म के बाद मैं एक स्वस्थ बच्चे के रूप में था। जैसे मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि 1982 में 1982 के आसपास मुझे तेज़ बुखार आया था और उस बुखार के दौरान ही मेरे दोनों पैर के जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो गए और जिसके बाद मैं कभी खड़ा नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी इलाज कराया है मेरा, लेकिन मैं पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाया पोलियो से। तो वो समझिए बचपन से ही मुझे ये पोलियो की बीमारी है। और मान लीजिए जब आप पहली बार स्कूल गए तो किस तरह की चुनौतियों का सामना हुआ? आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई है, उस पर थोड़ा बताएंगे? जी ज़रूर। चूँकि ये जो पढ़ाई का पूरा दौर है, मैं उस संबंध में आपको बताऊं अरुण जी कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो गांव के ही बगल में एक स्कूल था, मध्य विद्यालय कुर्मीडी। वहाँ से मैं 8वीं तक पढ़ाई किया। 8वीं तक मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे दोस्त मुझे साइकिल से, स्कूटर से स्कूल छोड़ आते थे, समय पर फिर ले आते थे। और फिर जो हाई स्कूल की पढ़ाई हुई, मेरी 9वीं 10वीं की पढ़ाई हुई है, वो खालसा हाई स्कूल बाद में से हुआ है। और मैं स्कूल नहीं जा पाया। स्कूल के प्राचार्य से बातचीत हुई कि मेरा रेगुलर आना संभव नहीं हो पाएगा। उन्हें बहुत ही कृतज्ञता के साथ मैं कृतज्ञ हूँ उनका कि उन्होंने बहुत ही मेरा ये सहयोग किया और उन्होंने स्कूल नियमित रूप से न आने की छूट दी और परीक्षाओं में मैं प्रतिभाग किया। और इस तरह से मैंने 10th खालसा हाई स्कूल से 3rd डिवीज़न पास किया हूँ। 42% मेरे मैट्रिक में रहे हैं। उसके बाद फिर उसी कैंपस में गुरु नानक कॉलेज धनबाद से मैंने आईकॉम किया। फिर आईकॉम फर्स्ट क्लास पास किया। उसी महाविद्यालय में से मैं बीकॉम किया। बीकॉम में भी मेरा अच्छा परसेंटेज रहा, फर्स्ट क्लास पास किया। और फिर राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया से मैं एमकॉम किया हूँ और एमकॉम में फर्स्ट क्लास रहा। और अभी फ़िलहाल कोल्हान विश्वविद्यालय से मैंने अपनी पीएचडी भी पूरी कर ली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में। तो मेरी उच्च शिक्षा अभी पीएचडी तक पहुंच गई है। मतलब आप डॉक्टर अशोक रवानी जी जी हो गए। जी जी। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्लासेस करने में आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो खासकर कॉलेजों में आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ये बड़ा वाइटल क्वेश्चन है आपका, जो मुझे लगता है कि जिस दौर में मैंने या आपने पढ़ाई पूरी की है, उस समय के जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे, आज जितने हैं उतने समृद्ध नहीं होते थे। मैं ये भी कहूँगा कि आज भी उतने समृद्ध नहीं हैं, लेकिन पहले की तुलना में जो मानसिक बदलाव, सामाजिक बदलाव जो दिव्यांगों के प्रति हुआ है, उसका प्रभाव हमें आज के स्कूलों में, कॉलेजेस में दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे जो पुराने कॉलेजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसमें नहीं दिखेंगे। तो स्कूल तक तो चूँकि ग्राउंड फ्लोर में होता था और मैं उम्र कम थी तो गोद से उठाकर मैं ले जाया जाता था। मेरे जो साथी विद्यार्थी होते थे, फ्रेंड्स होते थे,
या जो मेरे अंकल होते पापा होते थे। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन तक कॉलेज नहीं गया, मैं घर पर ही तैयारी करता था और पढ़ाई करता था। रीज़न जो भी रहा हो, मुझे ले जाने वाले कोई नहीं थे, या फिर कॉलेज में वो सारी सुविधाएं नहीं थी एक दिव्यांग के लिए जो मैं कॉलेज जा पाऊँ। लेकिन एमकॉम में मैंने कुछ क्लासेस किए अपने फ्रेंड्स के सहयोग से। मैं एक बात यहाँ बता दूँ कि मेरा लाइफ में दोस्तों का बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, जहाँ भी, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, घर पर हो, वर्क प्लेस में हो। तो वहाँ पर पहले तल्ले पर क्लासेस हुआ करते थे, तो लिफ्ट की सुविधा नहीं होती थी, पुराने बिल्डिंग होते थे, तो उसमें लिफ्ट की सुविधा नहीं थी। तो सीढ़ियों के माध्यम से मुझे गोदी करके, कैरी करके मेरे फ्रेंड हमको ले जाते थे। तो एक तो वहाँ पर चुनौती रहा है कि यदि वो सारी सुविधाएं होती, लिफ्ट वगैरह होता, तो मैं ज़्यादा टाइम कॉलेज जाता, ऐसे ब्रेक करके जाता था कि जो मुझे लेकर जाएंगे उनको भी तकलीफ़ होगी। दूसरा, जो हम देखते हैं कि कॉलेजेस में या स्कूल में जो दिव्यांग छात्र छात्राओं के नामांकन को लेकर भी बहुत सशंकित रहते हैं लोग, खास करके स्कूलों में। तो मेरे स्कूल में ऐसा नहीं देखा गया। इस तरह से चूँकि मैं भी कॉलेज सर्विस में हूँ, तो मैं ये बात बता सकता हूँ कि कॉलेजेस में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ पर इंटेक हो जाता है विद्यार्थियों का, लेकिन स्कूल में नहीं हो पाता है। तो एक चुनौती है कि इसका मुख्य कारण ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो सामान्य बच्चों को ध्यान में रख के किया जाता है, दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रख के नहीं किया जाता है, जिस कारण से स्कूल में चुनौतियाँ होती हैं दिव्यांग बच्चों को। तो आपके उन दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने शिक्षा पे आपको बहुत काफ़ी मदद की? निश्चित आपने रूप बताया से। कि गोद में उठा के भी हमें क्लास कराया। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ, मैं गाहे बगाए जब भी कोई साथी मुझे मिल जाते हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, और जब मेरी वो लाइफ जर्नी के बारे में पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरे माता पिता ने अपना फ़र्ज़ तो निभाया ही निभाया है, क्योंकि एक पिता होने के नाते उनको जो अपने पुत्र के लिए, इवन अपने दिव्यांग पुत्र के लिए जो करना उन्होंने किया, और मैं उनको इस चीज़ को मैं मानता हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मेरे पिताजी के पैसे या मेरे पिताजी के संसाधन धरे के धरे रह जाते यदि मेरे दोस्त मुझे मदद नहीं करते, क्योंकि वो तो अपनी जिम्मेदारी एज एक पिता के रूप में निभा रहे थे। लेकिन मेरे मित्र जिनको मैंने बनाया था, सारे लोग मित्र नहीं हो सकते हैं आपके। तो जो आपके मनोभाव को समझते हैं, जो आपको तकलीफ़ को समझते हैं, तो वैसे ही दोस्त आपके साथ कंधे पे कंधे मिलाकर चल सकते हैं। तो सारे दोस्त जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उन सबके प्रति आभार हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे दोस्त सबको मिले जो मुझे मिला। उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं कुछ मामलों में उनके साथ डिफरेंसेस है मेरे शारीरिक बनावट के मामले में, कि मानसिक बुद्धि कुशाग्रता के मामले में नहीं है, लेकिन जो शारीरिक बनावट है कि जो वो खुद गाड़ी चला सकते थे, वो सीढ़ियाँ चढ़ सकते थे, वो क्रिकेट खेल सकते थे, बहुत सारे चीज़। लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपने साथ रखने में कभी एहसास नहीं होता, और ना मुझे एहसास हुआ। मैं उनके साथ एक सामान्य बच्चे की तरह ही रहा हूँ, और आज भी हम लोगों की दोस्ती उसी तरह है, और कभी फील नहीं हुआ है मुझे। आपने कहा कि ग्रेजुएशन में मैंने क्लास नहीं के बराबर किया, क्या खलता था? निश्चित रूप से ये तो होना ही था कि मैं भी चाहता था कि नियमित रूप से कॉलेजेस जाऊं, कॉलेज की ज़िंदगी जीऊं। शायद इसी का जो प्रतिपूर्ति हुआ है वो एमकॉम में जाकर हुआ है। चूँकि मेरे घर से 8-10 किलोमीटर दूर कॉलेज हुआ करते थे, उसमें रोज़ का लाने ले जाने का, चूँकि मैं खुद से तो जा नहीं सकता था, मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ, तो खुद से मैं जा नहीं सकता था। मेरे पास एक ट्राईसाइकिल भी हुआ करती थी, तो उस ट्राईसाइकिल से भी उतनी दूरी जाकर कॉलेज करना संभव नहीं हो पाता था। और उस समय मेरे पास अभी जो स्कूटर है उस तरह का कोई स्कूटर वगैरह नहीं था, तो वो एक रोज़ आने जाने का जो समस्या था। और उसके बाद मैं घर का बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई था जिसके साथ मैं शायद आ जा नहीं सकता था। बाबूजी नौकरी करते थे, कोई भी घर में साथ, ये कमी ज़रूर खली, लेकिन मैं कभी अफसोस नहीं किया। मैंने उस चीज़ का अफसोस नहीं रहा कि मैं वहाँ नहीं जा पाया, कॉलेज नहीं जा पाया तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, ये मेरे विचार मन में कभी नहीं आया। वो जो भी कमी थी, जो भी चुनौतियाँ थी, वो उसको मैंने स्वीकारा है, और स्वीकार के जो
मेरे गार्जियन थे, बाबूजी, माँ, मेरे टीचर्स जो मुझे गाइडलाइन दिए, मैं आज यहाँ पहुँचा। अभी आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरा भाई, मेरे भाई के बच्चे सब धनबाद रहते हैं और मैं यहाँ पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहता हूँ। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2009 में। शादी में कोई दिक्कत अड़चन? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा तो बीच में ये कंसंसनेस बनाने में लगा था कि कोई भी एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ कोई एक शादी की बात हो, लेकिन मैं इस शुक्रगुजार हूँ मेरी पत्नी के फैमिली का, मेरी पत्नी का भी, कि जो भी मानसिक अवस्था उसमें रही होगी उनकी या उनके फैमिली की, बावजूद आज हम लोग 14 साल हमारी शादी के हो गए हैं। 2 बच्चे? हाँ, 2 बच्चे भी हैं। बेटी मेरे 13 साल की है, बेटा 10 साल का है। अभी आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसा माहौल है शिक्षा को लेकर और विकलांगता को लेकर? आप खुद कॉलेज में काम करते जी, हैं, तो विकलांगों के अनुरूप संसाधनों को लेकर कैसा माहौल है? हाँ, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है आपका। मैं इस पर अपना विचार रखूं कि जब मैं इस महाविद्यालय में ज्वाइन किया 2008 में, तब पुराने भवन में सीढ़ियाँ थी और मुझे विद्यार्थियों के सहयोग से, अपने साथी कलीग के सहयोग से उस मूवमेंट करना पड़ता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेरा स्थायित्व हो गया, जब मैंने महसूस किया कि केवल ये मेरी समस्या नहीं है, क्योंकि कुछ दिव्यांग छात्र भी आते थे और ये 1954 से बना हुआ कॉलेज है और निस्संदेह उस समय इतना क्रांति नहीं था दिव्यांगों के प्रति इस तरह के जो संसाधन विकसित करने के लिए। लेकिन मैंने महाविद्यालय के प्रशासन के सहयोग से और उनके आग्रह पर मैंने हमेशा उनको ये निवेदन किया कि सर, जो महाविद्यालय का जो स्वरूप है उस स्वरूप में थोड़ी परिवर्तन किया जाए, यथा लाइब्रेरी में पहुंच हो विद्यार्थियों की, वैसे पुराने बिल्डिंग जहां पर यथासंभव रैंप बनाए जा सकते थे उन जगह पर रैंप बनाने के लिए मैंने आग्रह किया। और जब जो भी प्रिंसिपल रहे हैं, जो भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने मेरी बात सुनी है। और मैं बता दूँ अरुण जी कि मेरा हमेशा अप्रोच रहता है कि केवल अपने महाविद्यालय में नहीं बल्कि दूसरे महाविद्यालयों या इवन मैं कोई दूसरे कार्यालय में चला गया और वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि इस जगह पर ये साधन होना चाहिए था, तो मैं वहाँ के प्रमुख को मैं ये बता कर आता हूँ, सर आपके यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन यदि आप ये डेवलप कर देंगे तो आपकी सुविधा और अच्छी हो जाएगी और संवेदनशीलता हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल कॉलेज में मुझे काम करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। मेरा डिपार्टमेंट नीचे है, ग्राउंड फ्लोर में है। सारे जगह रैंप हमारे महाविद्यालय प्रशासन ने बना रखे हैं और प्रयास ये रहती है, मैं एक आध जगह लिखा भी हूँ और विश्वविद्यालय से भी मेरा हमेशा ये निवेदन और सुझाव रहता है कि अन्य महाविद्यालयों में भी ये सारी सुविधाएं, जो मिनिमम सुविधाएं हम लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम सुविधाओं की बात नहीं करते हैं, मिनिमम सुविधाओं की बात करते हैं, कर सकते हैं, उसको किया जा सके। अच्छा सर, आपके महाविद्यालय में कितने दिव्यांग छात्र होंगे वर्तमान में? भिन्न अलग अलग, चूँकि मैं महाविद्यालय में एडमिशन इंचार्ज भी हूँ तो मेरे पास डेटा रहता है, तो मुझे लगता है कि 20-30 बच्चे होंगे ऐसे जो अलग अलग दिव्यांगता से ग्रस्त हैं और कुछ बच्चे आते भी हैं। उनके लिए विशेष सुविधा का ध्यान भी रखा जाता है, ताकि जैसे कि कुछ फर्स्ट फ्लोर में यदि क्लासेस चल रही हैं तो जब उस सेमेस्टर का क्लास हो तो ये कोशिश की जाती है कि ग्राउंड फ्लोर में क्लासेस लिए जाए। और हम लोग के एक प्रयास भी है कि आने वाले समय में जब कोई भी नया भवन जब विश्वविद्यालय के या राज्य सरकार के निर्देश पर महाविद्यालय बने तो उसमें लिफ्ट आदि की सुविधा की जा सके। पुराने भवनों में संभव नहीं हो पाता है, अरुण जी आप भी समझते हैं, लेकिन नए भवनों में हम लोग प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों की जो भी सुविधा की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं स्वयं दिव्यांग हूँ तो कंसर्नेस रहता है कि कोई भी दिव्यांग छात्र छात्रा को कोई समस्या ना हो, तो हम लोग प्रयास करते हैं।
अच्छा, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि सरकारी संस्थानों में जब विकलांग व्यक्ति काम करते हैं, कार्यरत रहते हैं, तो उस माहौल में काम करते करते लोगों के बीच माहौल में बदलाव आता है, विकलांगता के प्रति लोगों का नज़रिया बदलता है, संवेदनशीलता बदलता है, और आने वाले जो अगला पीढ़ी है जो विकलांग लोग हैं उनको उसमें इसका मदद मिल सकता है। निश्चित रूप से मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। मैं 16 साल मेरी नौकरी हो गई। इस बीच मैंने 2 कॉलेजेस में नौकरी किया। जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में भी मैं 2 साल वहाँ रहा। तो मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया कि इवन मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि यदि अपने बीच कोई दिव्यांग कलीग काम कर रहा हो तो निसंदेह सामने वाला व्यक्ति का जो मानसिक जो चेतना है वो ज़रूर बदलता है दिव्यांग के प्रति, क्योंकि वो जब देखते हैं जो व्यक्ति जिस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं वो उनका ओपिनियन वो उतना फेवरेबल नहीं बन पाएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति महसूस करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, दिव्यांग व्यक्ति के साथ जब सामान्य व्यक्ति काम करता है तो उसके मानसिक बदलाव ज़रूर आता है, उनकी चेतना ज़रूर बदलती है दिव्यांग लोग प्रति। मेरे कई ऐसे साथी हैं जो मुँह पर भी बोलते हैं कि यार तुम जितना काम कर लेते हो उतना तो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, और वो एडमायर करते हैं मेरे काम को। लेकिन मैं उनसे एक ही बात करता हूँ कि अरे जैसे आप करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, मैं भी आपकी तरह सामान्य व्यक्ति हूँ, और हम लोग सब मिलकर सोसाइटी के संस्था के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूँ कि यदि पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हों और वो अपने आसपास कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, कोई और भी एजुकेटेड पर्सन हो, और उनसे यदि कुछ सीखते हैं या उनके साथ काम करते हैं तो समाज का जो दिव्यांग के प्रति जो नज़रिया है वो ज़रूर बदलता है और बदल रहा है है कि अभी जो हमारे विकलांग बहुत साथी हैं जो गांव में रहते हैं, चाहे छोटे शहरों में रहते हैं, शिक्षा से काफ़ी जुड़ाव नहीं बन पाता है या बीच में शिक्षा छूट जाता है। ऐसे अपने साथियों के लिए आपको संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो ड्रॉप आउट है दिव्यांग बच्चों का स्कूल में या कॉलेज में ड्रॉप आउट है, नहीं जाना या उनको ज़्यादा प्रेरित नहीं होना, ऐसे सामान्य बच्चों में भी ये है। लेकिन सामान्य बच्चों में एक उम्मीद रहती है कि वो चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं। दिव्यांग बच्चों में जो एक्सेसिबिलिटी है, पहला कि वो जो जाएं, जो उनका घर के माहौल में जो उनको चाहिए, जो ऐसा वो माहौल में रहते हैं, जो थोड़ा सेफ साइड, वो शायद उनके मन में ये भाव आता है कि जैसे हम उस संस्था में जाएंगे मुझे ये सारी तकलीफ़ होगी, वो संस्था का स्वरूप ऐसा नहीं है जहाँ मैं बढ़िया से पढ़ाई कर पाऊँ। तो एक तो ये समस्या है। दूसरा कि गार्जियन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि गार्जियन भी मोनोटोनस हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है तो ये पढ़ाई भी इसको हम करा लेंगे तो क्या कर लेगा। सभी लोग अभी उतने ज़्यादा अभिप्रेरित नहीं हो पाते, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। आपके साथ भी मैंने कई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, तो हम लोग ग्रामीण जो दिव्यांग बच्चों को हम लोग देखते हैं तो उनका रहन सहन, उनके जो मेंटल स्टेटस के हिसाब से लगता है कि वहाँ पर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो वैसे सभी दिव्यांग भाई बहनों को मैं ये कहूँगा कि आप यदि भले ही रेगुलर वे में कॉलेज नहीं आ पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ओपन यूनिवर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय का स्कोप है। आप केवल कॉलेज ना जा पाने या कॉलेज में आपके अनुरूप कोई संरचना नहीं रहने के कारण आप पढ़ाई नहीं कर पाए, ये बाधा अब नहीं रह गई है। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है, ऑनलाइन डिग्री की व्यवस्था है, ओपन यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है, जहाँ पर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को समाज में जो भी शिक्षा का दौर अभी चल रहा है वहाँ स्थापित कर सकते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि जब विकलांग बच्चे एडमिशन लेंगे, विकलांग बच्चे आएंगे, उनकी मांग रहेगी, उनका पार्टिसिपेशन रहेगा, तो संस्थाएं भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि उनको ये बाध्य हो जाएगा, जाना पड़ेगा सरकार के नीतियों के अनुसार, जो कानून के अनुसार है। तो ये मेरा मैसेज रहेगा कि कोई भी दिव्यांग मतलब भागीदारी सुनिश्चित होने से बदलाव आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भागीदारी सुनिश्चित हो, क्योंकि वहाँ पर कहने, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरे 16 साल हो गए, 16 साल में सर आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा पीजी ब्लॉक में रैम्प बन गया, लाइब्रेरी में वर्तमान प्राचार्य जो आए हमारे, वो लाइब्रेरी में रैम्प
नहीं था, तो लाइब्रेरी में चढ़ने में मुझे असुविधा होती थी। 2 बच्चे उठा के लेके जाएँ, शिक्षक उठा के ले जाए। अभी रैंप बन गया है, तो लाइब्रेरी में रैंप की सुविधा हमारे यहाँ हो गई है। हमारे यहाँ बीएड डिपार्टमेंट है, वहाँ पर रैंप की सुविधा हो गई है। प्रशासनिक भवन में हो गया है, और यथासंभव जहाँ ज़रूरत है, तो कम से कम जो चीज़ें सर कल नहीं थी, आज से 16 साल पहले नहीं थी, तो एक दिव्यांग शिक्षक यदि, एक दिव्यांग व्यक्ति यदि इस महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रहा है, तो महाविद्यालय ने अपने स्ट्रक्चर को बदला। मैं सर कल यहाँ नहीं भी रहूँगा तो ये रैंप बना रहेगा, बच्चे आते रहेगा। तो ये जो आपने कहा कि भागीदारी हो, जैसे ही होता है तो बदलाव होता है। ये सर, ये बहुत है, इस बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं। आपने बताया कि हमारे महाविद्यालय में करीब 25 छात्र है विकलांग, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा भी मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने इक्वली है। इकोनॉमिक्स में ही हमारे 1-2 छात्रा है, जो उसका नाम ज्योति है, हाँ, मुझे नाम याद आ रहा है। वो आती है जब क्लास करने के लिए, उसके कैलिपर लगे रहते हैं, और जब उसको कोई मदद के लिए आता है तो मैं खुद मना करता हूँ कि उसको भी मदद मत कर। ये तो अच्छी संकेत है ना कि इक्वली मेल और फीमेल का जो संख्या है। तो बता रहा हूँ मैं, तो बच्ची आती है तो मैं साथियों को या फिर किसी भी स्टूडेंट को तो कभी बिल्कुल उसको भी हेल्प मत करो। वो जब तक तुमसे हेल्प ना मांगे तब तो हेल्प ना करो। सही है। ये मेरा अपना, मैं भी जब व्हील चेयर से अब रैंप पे चढ़ता हूँ तो कई सारे विद्यार्थी आ जाते हैं कि सर पकड़ो, तो मैं मना करता हूँ कि नहीं बेटा, हमको खुद जाने दो, मुझे ज़रूरत पड़े तो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये भाव आपके अंदर होना चाहिए कि जब तक आप अपने आप को मदद नहीं करेंगे, दूसरे आपको कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, अब वो रैंप के सामने मेरा व्हीलचेयर है, मैं अपनी गाड़ी यहाँ लगाया हूँ, तो मैं खुद जाकर व्हीलचेयर नहीं ला पा रहा हूँ। वहाँ पर लोगों से मैंने मदद मांग लिया, बेटा वो मुझे ला दो। मदद तो कोई मांगता है। हाँ, मदद तो कोई मांगता है, मदद तो कोई मांगता है। तो ये रहता है, और एक खुशनुमा माहौल में मैं काम करता हूँ अपने महाविद्यालय में। मुझे कभी भी अपनी दिव्यांगता को लेकर भी तनाव नहीं होता है। मेरे कि और मेरे कलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, कलीग्स भी बहुत अच्छे हैं। ज़रूरत पड़ते तो मुझे अपने गोद में उठा लेते हैं, और जहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ पर मदद कर देते हैं। तो ये एक शिक्षा का ही ये अप्रोच है कि शिक्षा यदि आपके पास है तो आपको कॉन्फिडेंस लाता है, आपको आत्मविश्वास लाता है कि आप दूसरे से मदद मांग लेते हैं। संकोच की भावना आप में थोड़ी कम हो जाती है। चूँकि मैंने इसको महसूस किया है, मैं इसको, क्योंकि कुछ साथी हमारे दिव्यांग साथी हैं जो कभी कभी कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो शिक्षित नहीं है, बहुत हायर एजुकेशन नहीं है, उनके पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, शिक्षा के रूप में सक्षम नहीं है, तो वो अपने एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं, किसी मदद भी नहीं मांग पाते हैं। उनको लगता है कि जबकि सामने वाला व्यक्ति उनको मदद करने तैयार हो, लेकिन उनको लगता है कि शायद मैं बोलूँगा तो सहानुभूति समझेंगे। लेकिन जब आप शिक्षित होते हैं और थोड़ा आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, तो आप अपने बात सशक्तता के साथ कहीं रख सकते हैं, और लोग सुनते भी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने एक चीज़ बोला कि आज हमारे पास एक स्कूटी है जो 3 चक्के की है। जब नहीं थी उस टाइम की मोबिलिटी और जब आपने सीखा, दोनों मतलब किस तरह आपको लगा, कैसा महसूस हुआ? मुझे ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि इसके प्रेरणा स्रोत आप ही हैं। हाँ, चूँकि मैं कहता भी हूँ कि यादव जी और एक आप को जब मैं स्कूटर में देखता था कि आप लोग इतना अच्छा होगा, तो मेरी भी इच्छा होती थी। मैं तो कभी भी गाड़ी चलाया नहीं था, तो 18 से मेरे पास स्कूटर आ गया। उससे पहले हाँ, मुझे बहुत ये अफसोस इस बात की कभी होती है कि मैंने ये गाड़ी पहले क्यों नहीं बनाया। उससे पहले मेरे पास चुनौतियाँ थी कि जब भी कहीं निकलना हो तो ऑटो बुलाइए, ओला करिए, या सेल्फ डिपेंडेंट का भाव नहीं आ पाता था। मैंने कि मैं आत्मनिर्भर, उसका भाव इसलिए नहीं आता था कि मुझे सारी चीज़ों के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था कि आप मंगा दो, चाहिए ला दो। एक बच्चे की मेरी पेंसिल भी टूट जाती थी, एक उसको जूस भी पीना है तो मुझे 100 रुपये का ऑटो करके जाना पड़ता था। तो ये एक था कि दिव्यांग व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता का जो साधन है यदि उनके पास रहता है, एक्सेसिबिलिटी रहता है, तो वो और बेहतर काम कर पाता है। तो मेरा वो थोड़ा सा पार्ट था कि पहले मैं बहुत दूसरे पर डिपेंड रहता था, अभी मैं सारे काम अपने यथासंभव मैं कर लेता हूँ। तो ये एक कुछ अपने विकलांग भाइयों को संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश रहेगा कि जब कभी भी मेरे दिव्यांग भाई बहनों को मेरी ज़रूरत पड़े, उनको लगे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में या
व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ और वो मुझसे मिलना चाहते हैं या फिर मेरे से राय लेना चाहते हैं मुझसे, तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। और एक ही बात कहूँगा कि आत्मविश्वास कभी नहीं खोना है। ये परिवार की स्थिति जैसी भी हो, उसी परिवार में रहकर अपने आप को थोड़ा इस्टेब्लिश करने का प्रयास करना है। मैंने ये नहीं मानना है कि हम ऑड एंड आउट हैं, कि हम समाज से अलग हैं तो हम समाज के बाहर है, ये नहीं है। और बाकी ये है कि आपके अभिप्रेरणा का स्रोत आप ही हैं। जब तक आप दूसरे से मोटिवेट होने से पहले खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। आप स्वयं मोटिवेट नहीं होंगे, आपके पास मोटिवेशनल स्पीच हम लोग कितना भी दे दें, हम लोग सुनते भी हैं, लाखों हज़ारों की भीड़ रहती है, लोग आते हैं बोल के जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन से वही कार्य होता है। तो सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है और फिर हम लोग सभी लोग मिलकर दिव्यांग भाई बहनों के लिए काम करेंगे और उनके काम के लिए काम करेंगे। तो साथियों, हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार रवानी जी, इनसे हमने बातचीत की और सारे इनके जीवन में चुनौतियों को और अपने जो मुकाम हासिल किया उसके बारे में जाना। आप सभी हमारे दर्शक से निवेदन है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हम विकलांगता के मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहेंगे और डॉक्टर सर के जैसे और भी शख्सियत को आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद।